बेबी अपने कुछ ही महीने के छोटे से भाई को लेकर रेलवे स्टेशन पर भूख के मारे दुखी बैठी थी। माँ, बहुत भूख लगी है, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं। इस रेलवे स्टेशन में कब से भीख मांग रही हूँ पर कोई नहीं दे रहा और ना ही कोई काम दे रहा है। मैं कैसे जीऊंगी? भाई को लेकर मैं यहाँ पर खुदकुशी करने आई हूँ, पर इस निष्पाप नन्हे से भाई को मारने का मेरा मन नहीं करता। इस तरह रोते हुए विलाप कर रही थी। तभी वहीं से गुजर रही एक महिला रोने की आवाज सुनकर उसे खाने के लिए गोलगप्पे दे देती है। बेटा रो मत, लो इसे खा लो, बहुत भूख लगी है ना? तुम्हारा कोई नहीं? उसके ऐसा पूछने पर बेबी रोते हुए बोली, हमारा कोई नहीं है माई, हमारी भूख मिटाने वाला भी नहीं, इसलिए यहाँ पर मरने आए थे। यूं रोते हुए कह रही थी। गलत बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। भगवान की दी हुई जिंदगी को हम भला किस हक से खत्म कर सकते हैं? धैर्य से काम लो और अपने भाई का चेहरा देखकर जिंदा रहो। भले ही दुनिया कितनी भी निर्दयी हो, पर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इस तरह उसे धीरज देते हुए कुछ पैसे देकर वहां से चली गई। उसकी बातें सुनकर बेबी ने खुद को कुछ संभाला। तभी उसको एक उपाय सूझा। इन पैसों से मेरी भूख तो मिट जाएगी, पर अगर गोलगप्पे बेचूंगी तो पैसे आएंगे। इन पैसों से मैं और गोलगप्पे खरीदूंगी और उन्हें बेचकर खूब पैसे बनाऊंगी। इस तरह मैं अपने भाई की अच्छे से परवरिश करूंगी। ऐसे बेबी ने सोचा। फिर उसने पैसे खर्च किए बिना उन गोलगप्पों को बेचना शुरू किया। गोलगप्पे खाओ गोलगप्पे, आज तक तुमने ऐसे चटपटे गोलगप्पे नहीं खाए होंगे। गोलगप्पे खाओ गोलगप्पे, आप इसे ऐसे मुंह में रखोगे ये झट से घुल जाएगी। ऐसे चटपटे तीखे गोलगप्पे, आओ भाई आओ, गोलगप्पे खाओ। इस तरह वो स्टेशन पर खड़ी लोगों को आवाज लगा रही थी। उसके कहने का अंदाज कुछ अनोखा था, इसलिए लोग वहां पर आने लगे। शाम तक गोलगप्पे खत्म हुए। उसने पैसे इकट्ठे किए और अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस लौटी। उसने घर पर अपने लिए खाना बनाया, अपने भाई को खिलाया और खुद भी खा लिया। बेबी ये देखने के लिए निकली कि गोलगप्पे कहाँ कहाँ बिकते हैं। किसी एक जगह उसे एक ठेले पर थैला भरकर गोलगप्पे दिखाई दिए। बेबी ने ठेले वाले से पूछा, अंकल अंकल, ये पानी पूरी के थैले आप कितने में बेच सकते हो? बेबी की बात सुन ठेले वाले ने कहा, वैसे खरीदने वालों को हम कम पैसे में ही देते हैं, क्योंकि उनका भी धंधा चलना चाहिए ना। वैसे चाहिए किसको? वो दरअसल मैं ही बेचना चाहती हूँ अंकल। क्या कहा? इतनी छोटी हो, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं? देखो तो, ये मेरा नन्हा सा भाई है। मेरे माँ का तो देहांत हुआ और मेरे पिता बहुत पहले ही चल बसे। बेबी की बातें सुन उस आदमी को बहुत बुरा लगा। बेटा मैं तुम्हें हर महीने तनख्वाह दिया करूंगा और 3 समय का भोजन भी। तुम रेलवे स्टेशन जाकर हर रोज गोलगप्पे बेचा करना। महीने के 15,000 दूंगा। अगर तुम खुद भी बेचोगी तो इतना नहीं कमा पाओगी। ठेले वाले के कहने पर बेबी मान गई। उस दिन से हर रोज अपने भाई को साथ में लिए रेलवे स्टेशन पर गोलगप्पे बेचने लगी। दिन भर गोलगप्पे बेचने के बाद शाम होते ही पैसे लिए उस ठेले वाले को देती। ठेले वाला उन्हें 3 समय का भोजन दिया करता था। इस तरह खुशी खुशी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर अचानक एक दिन ठेले वाले को दिल का दौरा पड़ गया। बेटा बेबी, यूं आवाज लगाने लगा। बेबी उसके पास आई। उसे समझ नहीं रहा था क्या करे। अंकल आपको क्या हुआ है? क्या हुआ है अंकल आपको? इस तरह बहुत दुखी होकर पूछ रही थी। तब उस ठेले वाले ने कहा, बेटा बेबी, ये चाबियां रख लो। ये उस अलमारी की है, उसमें रहे सारे पैसे अब तुम्हारे। गोलगप्पे के धंधे वालों के सारे नंबर उस किताब में लिख रखे हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, कम से कम इन पैसों से तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम इस धंधे को अच्छे से आगे बढ़ाना। यूं कहते कहते वो चल बसा। अंकल क्या हुआ अंकल? अंकल क्या हुआ? अंकल उठिए ना, क्या हुआ अंकल? यूं जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद उनके अंतिम संस्कार की विधि पूरी हुई। बेबी ने बहुत छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई थी। उसने एक गरीब इंसान को अपने ठेले पर रखकर उसकी मदद की। वो गोलगप्पे के ठेले को संभालते हुए उनका साथ दे रहा था। कुछ समय बाद बेबी और उसका भाई स्कूल जाने लगे। वो अपना धंधा भी चलाती और स्कूल भी जाया करती थी। इस तरह बेबी की जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी।
आनंदपुर नाम के एक गांव में एक अमीर का घर और एक गरीब का घर आसपास ही थे। उस गरीब परिवार में पिता रमेश, माँ सुजाता और बेटी छुटकी रहा करते थे। उनका बहुत दीन परिवार था। उनका जीवन खेती पर ही आधारित था और उस अमीर घर में राजेश नाम का धनी आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम वाणी और बेटी का नाम लक्ष्मी था। ये दोनों घर कहने को तो अगल बगल में ही थे, पर कभी भी इन लोगों में बातचीत नहीं होती थी। एक दिन रमेश ने अपनी पत्नी सुजाता के पास आकर कहा, सुजाता, आज मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। घर में जो भी बचा है वो छुटकी को खिला देना। हम दोनों भूखे ही सो जाएंगे। सही कहा, हम दोनों तो जैसे तैसे गुजारा करेंगे, पर अपनी बेटी छुटकी इन बगल वाले अमीर घर की बेटी लक्ष्मी को देखा करती है। जब लक्ष्मी खिलौनों से खेल रही होती है तब छुटकी उसे देखती रहती है। ऐसी बात है, अब छुटकी कहाँ है और कहाँ होगी? उस राजेश के घर के गेट के पास खड़ी होगी। मैंने उसे कितनी बार समझाया, मारा भी, कह कर समझाया, डांट कर समझाया, फिर भी वो नहीं मान रही। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं उसे समझाकर थक गई हूँ। रहने दो, वैसे भी वो छोटी है। हमने आज तक उसे ऐसी कोई चीज नहीं दिलाई। हमारी गरीबी उसकी खुशियों के आड़े आ रही है। अभी वो बहुत छोटी है, आगे खुद ही समझ जाएगी। समय के साथ खुद ही वहां जाना बंद कर देगी। अगर हम उसे रोकेंगे तो वो हमें दुश्मन मानेगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन छुटकी दौड़ी दौड़ी अपने पिता रमेश के पास आई। पापा, पड़ोस वाली लक्ष्मी के लिए उसके पापा ने एक नई कार लाई है। मुझे वो कार बहुत अच्छी लगी। जब मैं और लक्ष्मी उस कार के साथ खेल रहे थे तब उसकी माँ ने आकर मुझे डांटा। पापा, मुझे वैसी वाली कार दिला दो ना। ऐसे जिद करने लगी। इसी दिन का तो हमें डर था बेटा, इसीलिए तो तुम्हारी माँ वहां जाने से तुम्हें रोका करती थी। कई बार कहा कि वहां मत जाओ, लेकिन तुम अपने जिद के चलते जाकर वहां खड़ी रहती थी। जो भी हो, वो लोग अपने हैसियत के हिसाब से खिलौने खरीदते हैं। मैं तुम्हें मिट्टी का खिलौना बना कर देता हूँ। ऐसे उसके पापा ने कहा। तब छुटकी, क्या कहा? मिट्टी की कार? पता है लक्ष्मी के पास वाली कार कैसी है? उसमें रंगीन लाइटें जलती है और वो रिमोट से चलती है। क्या आपकी बनाई हुई कार में रिमोट होगी? आप हमेशा यूं ही टाल देते हो। मैं नहीं जानती कि आप कैसे और क्या करोगे, लेकिन अगले 2 दिन में मुझे लक्ष्मी के पास जैसी कार है वैसी रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। ऐसे कहकर वो रूठ कर वहां से चली गई। इतने में उसकी पत्नी वहां आई और कहा, ये सच है, पड़ोस वाली उस अमीर औरत को अपने पैसों पर बहुत घमंड है। उसके आसपास रहे गरीब लोगों की वो बिल्कुल इज्जत नहीं करती। उन लोगों के पास बहुत पैसे हैं, ये दिखाने के लिए अपनी बेटी को महंगे महंगे खिलौने दिलाती है और खुद सोने के जेवरात पहनकर बाजार में घूमती है। जब तक उसे जरूरत न हो वो किसी से बात ही नहीं करती। लगता है कुछ दिनों से उसे कोई करीब मिला नहीं जिसे वो डांट पाए, इसलिए सारा गुस्सा अपनी छुटकी पर उतार गई। मुझे तो ऐसा ही लगता है। पत्नी ने जब ये कहा तो रमेश बोला, ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं। वैसे भी छुटकी ने जो खिलौना कहा वो तो हम उसे दिला नहीं सकते, पर छुटकी का उस रिमोट कंट्रोल कार पर से मोह हटाने के लिए हमें कुछ करना होगा। मैं सोच रहा था, क्यों ना कल हमें तो कोई काम नहीं, क्यों ना हम सब मिलकर बैलगाड़ी में घूमने जाएं? ऐसे रमेश ने कहा। हाँ, तो फिर कहाँ जाए? हाँ, मैंने सुना है कि अपने गांव के पास ही एक बहुत अच्छा झरना है, वहां पर जाकर शाम तक लौट कर आ जाएंगे। ऐसे पत्नी ने कहा। बहुत बढ़िया सोच है, कल ही निकलते हैं। तुम यात्रा की सारी तैयारी कर लेना। और जैसे तय किया था वे तीनों सुबह तैयार होकर तीनों उस झरने के यहाँ जाने के लिए तैयार हुए। तब कीर्ति बोली, पापा, आपका दिया हुआ ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा। हुर्रे! आज हम झरना देखने जाएंगे। आज हम बहुत मस्ती करेंगे। इस तरह खुशी से उछल कूद रही थी। इतने में वहां पर राजेश का परिवार कार में आया। कार से उतरकर वाणी ने छुटकी से कहा, क्या बात है छुटकी, तुम लोग यात्रा पे जा रहे हो? बैलगाड़ी में यात्रा बहुत ही तेजी से जा सकते हो। वैसे जा कहाँ रहे हो? तब छुटकी ने कहा, मेरे पापा गांव के पास वाले वाटरफॉल के पास ले जा रहे हैं। हम दिन भर वहां रहेंगे, खूब मस्ती कर वापस लौटेंगे। ऐसे ही बड़े उत्साह से कहा।
तब वाणी बोली, क्या पास वाला झरना? हाँ, हम तो वहाँ पर 10 बार घुमाए हैं और वहाँ पर सुबह से शाम तक मस्ती करोगे। इस बैलगाड़ी में पहुँचते पहुँचते तुम्हें शाम हो जाएगी। जाते ही तुम्हें लौटकर आना ही पड़ेगा। एंजॉय करने का समय ही नहीं रहेगा। एंजॉय करने के लिए हमारी जैसी कार होनी चाहिए, तुम्हारी जैसी बैलगाड़ी नहीं। उसे नीचा दिखाकर वे लोग कार में चले गए। उन सारी बातों को सुनकर छुटकी को बहुत गुस्सा आया। पापा, जब वो मुझे इतना सब कुछ कह रही थी तो आप दोनों बिना जवाब दिए यूं ही क्यों देख रहे थे? हम गरीब हैं और वो अमीर, इसलिए वो हमें कुछ भी कह सकते हैं और हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। आज मैं आपसे एक बात कह देती हूँ पापा, जिस दिन आप उन जितना कमा पाओगे मैं तभी आपसे बात करूँगी। आप चाहे घर में रहो या ना रहो, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अब मुझे किसी यात्रा पे नहीं जाना, मैं घर वापस जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो घर की ओर जा रही थी, उनकी की हुई सारी योजना पर पानी फेरकर और बेटी को इतना सब कुछ सुनाकर उसका दिल दुखाने के लिए पति पत्नी वाणी को बहुत कोसने लगे और घर वापस चले गए।